नाज़रीन, जंग में हिजबुल्लाह के हेलीकॉप्टर्स की एंट्री हुई है जिन्होंने बड़ी तबाही मचा दी है। इसके साथ साथ इसराइल का हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया गया है। जबकि इस जंग में एलोन मस्क खुलकर फलस्तीनियों के हक में सामने आए हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से टकरा गए हैं। अब यह जंग गजा के एक छोटे से इलाके में लड़ी जाने वाली जंग नहीं रही, बल्कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों के दरमियान फैल चुकी है। इस जंग ने दुनिया का अमन, दुनिया की इकोनॉमी और दुनिया के निजाम को चैलेंज करके रख दिया है। और एलोन मस्क किस तरह से फलस्तीन का नुमाइंदा बनकर पूरे अमेरिका से टकरा गया है, यह भी आपको तफसीलात बताएंगे। जबकि यमन ने इसराइल की सप्लाई लाइन काट दी है, जो इसराइल के लिए जंग में बहुत बड़ा धचका है। और इसके साथ साथ निहत्थे लोगों के साथ गजा में क्या हो रहा है, वो अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो, हर एक मालूमात आप तक पहुंच सके। क्योंकि यह जंग जो है, यह कोई रिवायती जंग नहीं है। इस जंग ने पूरी दुनिया को चैलेंज करके रख दिया है। और फलस्तीन का यह फैसला कुन मार्का है, या तो फलस्तीन एक आजाद रियासत के तौर पर कायम होगा, या फिर हमेशा हमेशा के लिए फलस्तीन सफाए हस्ती से मिट जाएगा। और सबसे पहले हम हिजबुल्लाह की बात कर लेते हैं, लेबनान बॉर्डर पर जो उन्होंने तबाही मचा रखी है। और अब नई एंट्री हुई है, हिजबुल्लाह के हाथ हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं और हेलीकॉप्टर से उन्होंने अटैक शुरू कर दिए हैं। ये सबूत भी आप देख लीजिए, एक एक चीज को मैं बतौर सबूत भी आपके सामने रखूंगा वेरीफाई करके। ये टू अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ उन्होंने गैदरिंग ऑफ सोल्जर्स को म्यूटोला साइट पर अटैक किया है, जिसमें भारी नुकसान इसराइली फौजियों का हुआ है। अब ये जो म्यूटोला साइट है, यहां पर मुसलसल झड़पें जारी हैं, मुसलसल हमले हिजबुल्लाह की जानिब से किए जा रहे हैं। और आज पहली बार हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर्स उन्होंने इस्तेमाल किए और यहां पर निशाना बनाया। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा बहुत बड़ा हमला किया है, वो हेडक्वार्टर पर किया है। ये लेबनान बॉर्डर के साथ वादी सासा में कमांड हेडक्वार्टर बनाया गया था और उस पर डायरेक्टली अटैक किया गया है और वहां पर भारी नुकसान हुआ है। एक तो हाईली ट्रेंड लोग इनके यहां पर थे, इनके आला ऑफिसर्स इस हेडक्वार्टर में थे, स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स हैं वो भी इसी हेडक्वार्टर में थे। और पूरा हेडक्वार्टर जो है उसको निशाना बनाया गया है। और ये इस वक्त का सबसे, मेरे ख्याल से, बड़ा हमला है और सबसे भारी नुकसान इनको इसी हेडक्वार्टर में उठाना पड़ा है। इसके अलावा जो एक और बड़ा अहम तरीन चीज हुई है, वो ये कि स्पाई ड्रोन जो है वो इन्होंने मार गिराया है। सरफेस टू एयर मिसाइल इन्होंने फायर किया। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो रशिया ने इनको दिया हुआ है। तो रशिया के दिए जो हथियार हैं, वो इस जंग में अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी इजराइल के मुताबिक कुछ हथियारों का नया जखीरा भी वैगनर ग्रुप के थ्रू बशार अल असद से होता हुआ हिजबुल्लाह के पास पहुंच रहा है और वो मजीद हिजबुल्लाह को ताकतवर बना देगा। अभी जो उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है, उसने इनका जीना हराम करके रखा हुआ है। ना ही इनका कोई स्पाई ड्रोन अंदर जा सकता है, ना ही कोई एयरक्राफ्ट अंदर जा सकता है। ये ड्रोन इन्होंने अंदर भेजने की कोशिश की थी लेबनान वाली साइड पे, लेकिन जो ही ये अंदर गया है, फौरी तौर पर मिसाइल फायर किया गया और इसको वहीं पर तबाह कर दिया। इसके अलावा फौजी ले जाने वाले जहाज को हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया और इसमें बड़ी तादाद में फौजी सवार थे। लेकिन इसमें एक चीज ये हुई कि इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया और हवा में ही तबाह हो गया और उस जहाज को निशाना नहीं बनाया जा सका। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है कि वो उनको पता है कि किस जहाज की क्या लोकेशन है और उसकी तरफ वो फायर कर रहे हैं। और ये उनका फौजी ले जाने वाला एयरक्राफ्ट था। अगर ये मिसाइल इसको हिट कर जाता तो यहां पर भी दर्जनों इसराइली फौजी हलाक हो सकते थे। लेकिन जिस तरह से वैरायटी ऑफ वेपन्स के साथ और मुख्तलिफ लोकेशंस पर हमले जारी हैं और इनकी टेरिटरी के अंदर आकर हमले जारी हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यही चीज हिजबुल्लाह को सबसे खतरनाक बनाती है। और इसराइल को अगर इस वक्त किसी से खतरा है तो वो हिजबुल्लाह ही है। इसके अलावा 2-3 और लोकेशंस पर हमले हुए हैं, वो भी जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अबाद साइट पर हमला किया गया है और वहां पर कितना नुकसान हुआ है ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन वहां पर आग के बड़े बड़े शोले दूर से देखे जा सकते हैं। बॉर्डर पार से भी धुआं उठता हुआ और आग के शोले उठते हुए वहां से देखे जा सकते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि वहां पर भी भारी नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा यारून मिलिट्री पोजीशन है, यहां पर डायरेक्टली अटैक किया गया और यहां पर भी इनके फौजियों की कैजुअलिटीज हुई हैं। इसके अलावा खालिद वर्दा का इलाका है, यहां पर भी निशाना बनाया गया। मैं सिर्फ वो इलाके आपको बता रहा हूं जहां पर डायरेक्ट इनकी फौजियों की कैजुअलिटीज हुई हैं, इनके फौजी मारे गए हैं। और ये तमाम लोकेशंस बताने का मकसद आपको ये होता है कि आपको आइडिया हो सके कि जंग एक सेक्टर पर, एक इलाके में महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे बॉर्डर पर फैल रखी है। और हिजबुल्लाह किस तरह चालाकी और हिकमत अमली के साथ इनकी एक एक चीज को निशाना बना रहा है। अब जरा इलोन मस्क की बात कर लेते हैं। इलोन मस्क पूरे अमेरिका से टकरा गया, पूरे निजाम से टकरा गया। और मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कहता हूं कि एक इलोन मस्क पूरे उम्मत मुसलमान के जो हुक्मरान है, इन सब पर भारी है। जो काम ये हुक्मरान नहीं कर सके, वो अकेला इलोन मस्क कर रहा है। और मैं दाद देता हूं, सलाम पेश करता हूं इलोन मस्क की बहादुरी को कि जिस तरह वो फलस्तीनियों के हक में सामने आया है और दुनिया से टकरा गया है। इलोन मस्क ने अपने पूरे करियर में, मैं कहता हूं, इतनी मुखालफत मोल नहीं ली होगी जिस तरह आज वो फ्रंट फुट पर आकर खड़ा हुआ है। ना ही उसे अपने पैसे की परवाह है, ना ही उसे अपने कोई नुकसान की परवाह है। वो हक में है तो सच के हक में है।
وہ باطل کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور سچ کے حق میں کھڑا ہوا ہے, اور آپ سے بھی وہ اپیل کر رہا ہے کہ آپ بھی سچ کا ساتھ دیں. آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ ایلون مسک پہلے دن سے تھوڑا بہت اس جنگ میں اس طرح سے انگیج ہیں کہ ایک تو انہیں کہا گیا تھا کہ انفارمیشن آپ ٹویٹر سے ہٹاؤ جو ان کے حق میں ان کے خلاف ہے اسرائیل کے, اس کو ہٹا دو, تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ہٹاؤں گا. اس کے بعد اور بھی ایک دو انہوں نے کمنٹ کیے جس پر بڑا ایشو بنا, لیکن ابھی جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے اس نے بہت ہنگامہ کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیلی ہیں انہوں نے معاشرے میں نفرت پھیلائی ہے اور جو کچھ ریاکشن آ رہا ہے وہ یہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں. تو اس پر معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں. دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جس میں ایپل ہے, جس میں آئی بی ایم ہے کمپیوٹر بنانے والی کمپنی, جس میں اڈوب ہے, یہ بلین ڈالرز کی کمپنیز ہیں, انہوں نے ٹویٹر سے اپنے اشتہارات واپس لے لیے ہیں. وہاں پر انہوں نے کہا اب ہم کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیں گے. تو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے ایلون مسک کو صرف ایک ٹویٹ کرنے سے, اور وہ ٹویٹ انہوں نے حق کی بات کی, سچ کی بات کی, فلسطین کے جو صحیح بات ہے وہ انہوں نے کی اور اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. پھر انہوں نے وائٹ ہاؤس کی جانب سے بہت سخت بیان آیا ایلون مسک کے حوالے سے اور بہت سخت ایلون مسک پر تنقید کی گئی, لیکن ایلون مسک کی بہادری کو سلام کہ اس شخص نے نہ ہی اپنے پیسے کی پرواہ کی کہ ٹھیک ہے ایپل, یہ فلانا آئی بی ایم, فلانا ڈوپ, فلانی کمپنیاں یہ ایڈز لے کر جاتی ہیں تو لے جائیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نے ایک تو پھر ٹویٹ داغا اور اس نے کہا کہ جو بھی یہاں پر جینوسائیڈ کو سپورٹ کرے گا اس پلیٹ فارم پر, اس ٹویٹر پر, اس کو ہم سسپینڈ کر دیں گے. کوئی اجازت نہیں ہے, کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس پلیٹ فارم پر وہ آ کر جینوسائیڈ کو سپورٹ کرے. تو یہ اس نے ٹویٹ کیا. پھر اس نے یہاں پر نہیں رکا بلکہ اب وہ باقاعدہ مقدمہ کرنے جا رہا ہے. منڈے کو اہم ترین وہ کیس فائل کرنے جا رہا ہے اور یہ تاریخ کا سب سے اہم ترین کیس ہوگا. اس میں بڑے بڑے مافیاز کو اس میں رکھا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس طرح انہوں نے جو مخالفت ساری کی ہے اور غلط باتیں کی ہیں, اس سب پر ان سارے مافیاز کے خلاف کیس کرنے جا رہا ہے. یہ اب ٹویٹ دیکھیے, دیئر بورڈ دیئر نیٹورک آف ڈارک منی اینڈ دیئر ڈونرز آل آف دیم. یہ خود ایلون مسک کہہ رہے ہیں, یعنی پورے مافیا کے ساتھ وہ اکیلا بندہ ٹکرا گیا ہے. حالانکہ اس چیز کی کوئی مثال اس طرح سے نہیں ملتی کہ یہ جو بڑے بڑے ٹائکون ہوتے ہیں, بلینئرز ہوتے ہیں, امیر لوگ ہوتے ہیں, ان کو اپنے پیسے کی فکر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے بس یہ مفاہمت کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنا بزنس, اپنا پیسہ, اپنا انٹرسٹ بچاتے ہیں. لیکن ایلون مسک نے یہاں پر اپنا انٹرسٹ نہیں بچایا بلکہ ہیومینٹی کو بچایا ہے, اس نے سچ کو بچایا. اور اس نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ سپورٹ فری اسپیچ, جو مقدمہ دائر کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر اس نے لکھا ہے کہ سپورٹ فری اسپیچ, کہ میں کسی صورت بھی جو حق کی بات ہے وہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, چاہے مجھے جتنا, یعنی اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ایپل جو دنیا کی سب سے امیر ترین کمپنی ہے اس نے ٹویٹر سے اپنی ایڈورٹائزمنٹ واپس لے لی ہے, لیکن ایلون مسک نے اس کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا. تو اس سے بڑی چیز نہ ہو سکتی ہے, نہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ایک ایلون مسک جو ہے یہ پوری امت مسلمہ پر بھاری ہے. اس ایک بندے نے اتنا بڑا کام کر دیا. ان کو تو اپنے تیل بیچنے کی فکر ہے نا کہ ہمارا تیل کہیں رک نہ جائے. جب ان کو کہا گیا کہ اسرائیل کا تیل بند کر دو تاکہ وہ بچوں کو وہاں پر شہید نہ کرے, تو انہوں نے وہ تیل بند نہیں کیا, اور اس بندے نے ایک ہی ٹویٹ سے اپنے خربوں جو ہے وہ لٹا دیے, خربوں کا نقصان برداشت کر لیا ہے. تو وہ ان سے تو ہزار گنا بہتر ہوا نا کہ یہ مسلمان بھی ہیں, یہ اس خطے کے وارث بھی ہیں, یہ ان کی نسل بھی ہے جو وہاں پر قربان کی جا رہی ہے, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن وہ ایلون مسک کھڑا ہو گیا. تو میں اس کی جرأت اور بہادری کو بھی سلام کرتا ہوں اور آپ کو بھی ضرور کہوں گا کہ اس کو ضرور سپورٹ کریں. اب ذرا یمن کی بات کر لیتے ہیں. یمن بالکل فرنٹ فٹ پر کھڑا ہے اور مسلسل حملے کیے جا رہا ہے, اور اس وقت جو پرائمری وار زون بنا ہوا ہے وہ ریڈ سی کا ایریا بنا ہوا ہے, خاص طور پر باب المندب جو ان کی ملکیت میں آتا ہے, وہاں پر وہ مسلسل ہنٹ کر رہے ہیں ان کے شپس کو, اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے جھنڈے اتار لیے ہیں وہاں پر, یہ اپنے جہاز جو ہے وہ چھپا کر گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے مکمل طور پر کٹ آف کر دیا ہے. اور یہاں پر بڑی اہم سٹیٹمنٹ ایک پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یمن کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 2015 میں ہمیں یہ تھریٹ کیا گیا تھا کہ آپ ریاض میں ہونے والے سمٹ میں شرکت کرو, وہاں پر تمام چیزوں پر اگری کرو, وگرنہ تمہارے خلاف جنگ چھیڑ دیں گے. ہم تب بھی کھڑے ہوئے, ہم نے تب بھی ان کا ساتھ نہیں دیا, اور آج پھر ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے, جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اگر غزہ کے معاملے پر اسی طرح تم کھڑے رہے اور خاموش نہیں بیٹھے تو پھر ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. یہ آج ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ہم آج بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اتنا ان کو خوف ہے اسرائیلیوں کو کہ یہاں سے انہوں نے اپنے شپ سے جھنڈے اتار لیے ہیں, یہاں سے اب وہ چھپ چھپ کر گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور our eyes are open and constantly watching, ہم مکمل طور پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور جو ہی ہمیں ان کا کوئی شپ نظر آئے گا اس کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے. اور انہوں نے باقی عربوں کی جو نیوی اس ایریا میں ہے ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں انفارمیشن دیں, چلے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہمیں بتا دیں کہ ان کا شپس کہاں سے ہے, کہاں پر آ رہا ہے, بس یہی بتا دیں, اگلا کام ہمارا ہے. آپ ہمارے ساتھ جنگ میں بے شک نہ آئیں, ہمیں یہ صرف بتا دیں کہ ان کا شپ کہاں پر ہے, اگلا کام ہمارا ہے. تو اس وقت ایک تو یہ جو سپلائی لائن تھی ریڈ سی والے ایریا سے, اب یہ مکمل طور پر کٹ آف ہو چکی ہے. اب یہ جو ان کی سپلائی لائن متاثر ہوئی ہے, اب اس کو دوسرے اینگل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ان کا جو دوسرا زمینی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کویت سے ہوتے ہوئے عراق میں, پھر جارڈن میں, اور پھر اسرائیل میں لاجسٹک اور اسلحہ پہنچا رہے ہیں. تو یہ جو سمندری راستہ تھا یہ تو ان کا بند ہو چکا ہے, اور اگر اب یہ جو زمینی راستہ ہے یہ بھی کسی طریقے سے بند ہو جاتا ہے
कोई बड़ी इंटरवेंशन हो जाती है, कोई अरब उठ खड़े होते हैं, जिस तरह के जॉर्डन अपनी फौजें मोबिलाइज कर रहा है। जॉर्डन ने बड़े सख्त बयान दिए और उन्होंने कहा कि जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही वर्ष है और इसराइल के साथ हम तमाम मुआहदे खत्म कर रहे हैं। तो अगर वहां पर जंग छिड़ जाती है तो ये वाली दूसरी उनकी जो सप्लाई लाइन है वो भी कट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर फंस जाएगा। ना वो सीरिया से आ सकता है, ना ही लेबनान की तरफ से उनका असलहा आ सकता है, ना ही जॉर्डन की तरफ से उनका असलहा आ सकेगा। ये जो दूसरा समंदर वाला रास्ता था ये उनका यमन ने बंद कर दिया। तो इस तरह उनकी जो सप्लाई लाइन है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी और अकेला जो उनके पास सोर्स होगा वो मेडिटेरेनियन सी के पास बचेगा, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं और वो एक ही रूट इनके लिए बचेगा। तो इस तरह जो यमन का ये वाला एक्शन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और अगर वो इनके शिप्स कुछ तबाह कर देते हैं तो फिर जंग जो है वो बहुत बड़े स्केल पर यहां पर फैल जाएगी। तो सूरत हाल इंतहाई क्रिटिकल है। ये जो आने वाले अगले घंटे चल रहे हैं ये इंतहाई क्रिटिकल है, यानी किसी भी वक्त यमन ने इनके जहाजों को निशाना बनाया या फिर अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया तो समझ लें कि हम बड़ी जंग में कूद चुके हैं। अब जरा गजा के निहत्थे लोगों की बात कर लेते हैं। सूरत हाल बहुत ही कर्बनाक है, बहुत ही दिल दहला देने वाले मनाजिर है वहां पर। जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि आज शिफा हॉस्पिटल को डेडलाइन दे दी गई है कि आप इसको इवैक्यूएट करें। डॉक्टर्स, नर्सेज, पेशेंट्स और जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, तमाम लोग, कोई बंदा हमें यहां पर नहीं दिखना चाहिए, तमाम लोग इसको इवैक्यूएट करें। जबकि डॉक्टर्स ने कहा है, मेडिकल स्टाफ ने कहा है कि हम लीव नहीं करेंगे। पेशेंट्स जो है वो लीव कर नहीं सकते, उनसे तो चला नहीं जा रहा। वो मरीज, उन्होंने 3-3 दिनों से खाना नहीं खाया हुआ, पानी से उनकी जान निकल रही है, तो उनको उठाकर कौन लेकर जाए? रोड्स इर्द गिर्द सारे तबाह हो चुके हैं, एम्बुलेंसेज आउट ऑफ ऑर्डर हैं, फ्यूल है नहीं, तो इनको कौन उठाकर लेकर जाएगा? तो हम इवैक्यूएट नहीं कर रहे हैं। तो ये अब सूरत हाल बहुत वर्ष है। जैसे उन्होंने अंदर घुसे हैं, टैंक ने गोले बरसाए हैं, बमबारी अंदर जाकर की है, तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं। तो डेडलाइन ये दे दी गई है। इसके अलावा अल वफा हॉस्पिटल में बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। अल वफा के जो डायरेक्टर हैं वो शहीद हो चुके हैं, उनके साथ बहुत सारे डॉक्टर शहीद हुए हैं, बहुत सारे जख्मी हुए हैं और जो डिस्प्लेस पीपल वहां पर थे वो भी बड़ी तादाद में शहादतें उनकी हुई हैं और जख्मी हुए हैं, क्योंकि अल वफा हॉस्पिटल को डायरेक्टली निशाना बनाया गया है। बिल्कुल इसको भी उसी तरह डेडलाइन दी गई थी जिस तरह शिफा को दी गई है। अल वफा को भी डेडलाइन दी गई थी कि आप इवैक्यूएट करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मरीजों को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अब डॉक्टर्स और वहां के डायरेक्टर वो शहीद हो चुके हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो जख्मी हैं। तो इस तरह सूरत हाल बहुत वर्ष है वहां पर। फिर आप देखेंगे अभी कुछ देर पहले 80 डेड बॉडीज मिली हैं इंडोनेशियन हॉस्पिटल को। 80 डेड बॉडीज वहां पर लाई गई हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जहां पर 80 डेड बॉडीज लाई गई हो वहां पर कितना क़यामत का मंजर होगा। जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं और किसी का कोई वहां पर जान से चला जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, तो आप उसी एक में देखें कि वहां पर किस तरह से कोहराम मचा होता है, यानी पूरे हॉस्पिटल में किस तरह से क़यामत का मंजर होता है जब एक भी डेड बॉडी वहां पर होती है, किस तरह से उसके रिश्तेदार, चाहने वाले वहां पर रो रहे होते हैं। तो यहां पर 80 डेड बॉडीज लाई गई हैं, तो वहां पर क्या मंजर होगा। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले खान यूनिस में अटैक किया गया है और वहां पर 28 लोगों की शहादत हुई है। घर पर अटैक किया गया और उस घर में 28 लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं। फिर जो गुज़श्ता रात गुजरी है, बताया जा रहा है कि ये बहुत ही टेरिफाइड नाइट थी और इस रात में बहुत ज्यादा बमबारी की गई है और सैकड़ों के हिसाब से शहादतों की इतलात है। अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं आए हैं, लेकिन पूरी रात बताया जा रहा है कि बमबारी चलती रही है और बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं। फिर मस्जिदों को शहीद करने का सिलसिला उसी तरह से जारी है। ग्रैंड मॉस्क है मगाजी कैंप में, इस पर हमला किया गया है और इसको शहीद कर दिया गया है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि टेंट्स इन अक्सा हॉस्पिटल आर फुल ऑफ बॉडीज। वहां पर जो टेंट लगे हुए थे वो फुल ऑफ बॉडीज हैं, वहां पर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। मतलब क़यामत का मंजर है। आप गजा में जहां भी देखें आपको मौत ही मौत नजर आएगी। वहां से ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि गलियों में, सड़कों में वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं जो दफनाई नहीं जा सकती हैं। इसी तरह हॉस्पिटल्स में लाशों के अंबार लग गए हैं और वो दफनाए नहीं जा रहे। तो सूरत हाल पूरी तरह से तबाहकुन है। एक एक मिनट गजा के लोगों को मौत के करीब धकेल रहा है, एक एक मिनट वो मौत के करीब तर होते जा रहे हैं। जख्मी जो पड़े हुए थे, जिनको इलाज नहीं मिल सका, उनकी शहादतों की इतलात आना शुरू हो गई हैं और जिस तरह से हॉस्पिटल्स को ख़त्म किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी तादाद में शहादतें जो है इससे होंगी। और प्लान वही है कि अगले चंद दिनों में तमाम लोगों को यहां से इजिप्ट में धकेलना है। यही इनका वाहिद प्लान है और ये समझते हैं कि इसी के जरिए वो अपनी कुछ ना कुछ फतह दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो उन्हें कोई फतह मिल नहीं सकी है। पूरी दुनिया में जलीलो खार हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इनकी बदनामी, लान तान और थू थू हो रही है। तो सिर्फ अब यही इनके पास प्लान बचा है और इसको कामयाब बनाने के लिए वो हर सूरत तक जाने को तैयार है। तो ये अहम तरीन अपडेट्स थी जो कि आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय से जरूर आगाह करें। इजाज़त।